एक्ट 29 हिंदी, अध्याय 146, अध्याय 115, एक रात में 15 स्तरीय उछाल भाग 2। लिन चेन उनके पास खड़ा था और अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने जियाओबाई और जियाओहोन को खींच लिया। ऐसा कहा जाता है कि किसी गुरु द्वारा आत्मा जानवर को अनुबंधित करने से अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं, और लिन चेन को यकीन नहीं था कि इसमें कोई खतरा है या नहीं। फिर भी वो यहाँ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से वह दूर भाग गया। लिन चेन के घर से निकलते ही किन शाओसाओ ने अंततः अपना हाथ धीरे से हिलाया और उसे आत्मा भक्षण करने वाली बेल के पत्ते पर रख दिया। आत्मा भक्षण करने वाली बेल की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह इसका भावी बीस्ट मास्टर होगा? क्या यह मुझे सहारा दे सकता है? यह बहुत मजबूत है। उस क्षण आत्मा भक्षण करने वाली बेल की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। अनुबंध समारोह के साथ आध्यात्मिक शक्ति का एक शक्तिशाली उछाल अचानक फूट पड़ा। निंग परिवार, उद्धरण चिन्ह। कुछ दिन पहले मैंने लिन चेन को देखा था। वह सचमुच एक अच्छा युवक है। हमारे परिवार के 2 भाइयों का उसके हाथों मारा जाना कोई अन्याय नहीं था। वेन जिया मेज पर बैठी थी और निंग ये के साथ पारिवारिक मामलों पर बातचीत कर रही थी। निंग ये जवाब देने ही वाला था कि उसने अचानक किसी को एक आत्मिक जानवर पर सवार होकर हवा में उठते देखा। निंग ये और वेन जिया दोनों हैरान थी, क्योंकि जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था वह निंग परिवार का पुराना मुखिया था, जो कई वर्षों से एकांतवास में था। वह आध्यात्मिक शक्तियों की साधना में विशेषज्ञ था और उसके अधीन सभी आत्मिक पशु आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति के थे। कुलपति, क्या कुछ हुआ है? निंग ये ने पूछा। कुलपति ने पश्चिम की ओर गौर से देखा और कहा, कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति! क्या कोई शक्तिशाली पशु स्वामी हाल ही में शहर में आया है? मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। निंग ये ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्या हमें इसकी जांच करने की जरूरत है? नहीं, कुलपति ने तुरंत उसे रोक दिया। दूसरे की ताकत मेरी ताकत से कहीं ज्यादा है, न तो तुम और न ही मैं विरोधी हैं। निंग ये हैरान था। उसकी अपनी ताकत खराब नहीं थी, लेकिन कुलपति की ताकत कहीं अधिक थी। ऐसा ही रहने दो, जैसे कुछ हुआ ही न हो, कुलपति ने एक और सतर्क नजर डालने के बाद कहा। यह जरूर किसी महान प्राणी का आत्मिक पशु होगा जो ऊपर उठ रहा है, वरना इससे इतने व्यापक मानसिक उतार चढ़ाव न होते। लिन चेन को यह नहीं पता था कि किन शाओसाओ का स्पिरिट बीस्ट अनुबंध निंग परिवार को भी चिंतित कर सकता है। हालांकि उसे ठीक महसूस हो रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह किन शाओसाओ की जानबूझकर की गई सुरक्षा के कारण था। कुछ मिनटों के बाद लिन चेन थोड़ी आशंका और थोड़ी चिंता के साथ घर की ओर चल पड़ा। दिव्य आत्मा शरीर बहुत विशेष है, लेकिन आत्मा भक्षण करने वाली बेल भी उतनी ही विशेष है। घर लौटकर अंदर जाते ही लिन चेन ने किन शाओसाओ को मेज पर बैठे देखा। इस बार वह पंखुड़ियां नहीं तोड़ रही थी, बल्कि अपने बगल में कुछ देख रही थी। लिन चेन ने उसकी निगाह का अनुसरण किया और देखा कि आत्मा भक्षण करने वाली बेल जमीन पर पड़ी हुई है। क्या यह मर गया है? लिन चेन ने आश्चर्य से कहा। सो रही हूं, किन शाओसाओ ने उत्तर दिया। लिन चेन ने राहत की सांस ली और देखा कि वास्तव में जब वह पास आया तो आत्मा भक्षण करने वाली बेल सो रही थी। रुको, लिन चेन ने अपनी आंखें रगड़ते हुए सोचा कि वह गलत हो गया होगा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो लिन चेन का मुंह इतना अचंभित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। यह आत्मा भक्षण करने वाली बेल खरीदी के समय स्तर 13 पर थी, और अब ये स्तर 28 है। इस 15 स्तरीय छलांग ने लिन चेन को अवाक कर दिया। ये सचमुच धोखा देने वाली जिंदगी होगी। लिन चेन ने आह भरी और चिंतित होकर जियाओबाई और जियाओहोन की ओर देखा। जाहिर है छोटे बच्चों ने भी ध्यान दिया होगा। छोटी लोमड़ी स्वाभाविक रूप से ईर्ष्यालु लग रही थी, हमेशा स्तरों पर अड़ी रहती थी, और उसने हाल ही में लिन चेन से पूछा भी कि क्या वे अपग्रेड के लिए किसी फ्लेम फॉक्स स्पिरिट स्प्रिंग जा रहे हैं। दूसरी ओर जियाओबाई ने अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर एक चौंकाने वाली टिप्पणी की। लिन चेन फिर से अवाक रह गया। जियाओबाई किन शाओसाओ को सलाह दे रही थी कि अपने स्पिरिट बीस्ट को इतनी जल्दी लेवल अप करना ठीक नहीं है, ये सिर्फ दिखावटी है। किन शाओसाओ विचारशील लग रहे थे, जिससे लिन चेन का मुंह हिल गया, और फिर जियाओबाई ने कुछ और बार म्याऊं किया। किन शाओसाओ को बताया कि पहले स्तर ऊपर करना ठीक था, उन्हें बाद में इसकी भरपाई करने की जरूरत थी, लेकिन बहुत तेजी से स्तर ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। किन शाओसाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। जियाओबाई और किन शाओसाओ ने अपनी साधना संबंधी अंतर्दृष्टि साझा की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
आत्मा भक्षण करने वाली बेल 15 दिन की नींद के बाद अंततः जाग उठी। जागने पर सबसे पहला काम उसने अपने बीस्ट मास्टर की जांच करना किया। किन शाओसाओ ने लिन चेन की नकल करते हुए आत्मा भक्षण करने वाली बेल को छुआ, जिसके कारण वह फिर से गहरी नींद में सो गई। इस बार ये 3 स्तर और ऊपर चला गया। लिन चेन को संतुलन से बाहर महसूस हुआ। बस इधर उधर पड़े रहना और ऊपर उठना, जीवन विजेता, ये बस अपमानजनक है। यहां तक कि जियाओबाई ने भी आह भरी, ये सोचकर कि आत्मा भक्षण करने वाली बेल को बचाया नहीं जा सकता। सतही तौर पर इतना मजबूत और इतनी कमजोर नींव के साथ ये भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन शर्मिंदा था। उन्होंने वास्तव में थोड़ा शोध किया था और पाया था कि पारस्परिक समर्थन के ऐसे मामलों में हालांकि आत्मिक जानवर का स्तर बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद के प्रभाव बहुत गंभीर नहीं होंगे। हालांकि जियाओबाई भी सही थी, उन्हें निश्चित रूप से बाद में इसकी भरपाई करने की जरूरत थी। 1 महीने के बाद लिन चेन अंततः मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के पास गया और बारबेक्यू सामग्री को जियांग दादों को सौंप दिया। गिल्ड में लिन चेन ने हुआंग शियाओटियन को देखा, जो उसके काम पर रिपोर्ट कर रहा था। लिन चेन ने कुछ देर तक बाहर इंतजार किया जब तक कि उसका काम खत्म नहीं हो गया, फिर वह अंदर चला गया। हालांकि थोड़ी देर हो गई है, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए, हुआंग शियाओटियन ने लिन चेन को देखते ही तुरंत मुस्कुरा दिया। लिन चेन समझ गया कि वह उसे गाय राजा प्रतियोगिता जीतने के लिए बधाई दे रहा था, और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, तुम वास्तव में मेरे उपहार के पीछे पड़े हो। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, हुआंग शियाओटियन हंसा। लिन चेन कंजूस नहीं था, उसने उसका इलाज करने की योजना बनाई थी, और अब यह एक साथ और भी बेहतर था। मुझे भी शामिल कर लो, ली जेन ने उत्सुकता से कहा। अपने वेतन में आधी कटौती के कारण ली जेन को काफी समय से अच्छा खाना नहीं मिला था। स्वाभाविक रूप से वह किसी भी संभावित समारोह में शामिल हो जाते थे। तुम लोग बातें करो, मैं बीस्ट टैमर गिल्ड जा रहा हूँ, मैं बाद में वापस आऊंगा। हुआंग शियाओटियन ने लिन चेन के कंधे पर थपथपाया, फिर चला गया। लिन चेन ने हुआंग शियाओटियन की पीठ को देखा और पूछा, क्या ये जानवर ज्वार से संबंधित है? एक रात में 15 स्तरीय उछाल भाग 3। हाँ, ली जेन ने इसे छिपाया नहीं, आखिरकार यह कोई राज तो नहीं था। उसने कहा, जियातियान को शक है कि वे फिर आ सकते हैं। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी वह जानवरों को वश में करने वाले संघ के पास जाकर उन्हें इस अटकलबाजी के बारे में बता रहा है, ताकि उन्हें चेतावनी दी जा सके। क्या वे इस पर विश्वास करेंगे? वे माने या न माने, यह उनका मामला है। ली जेन को इसकी परवाह नहीं थी, उन्होंने कहा, आखिरकार हमें जो करना है वह तो हो ही गया, लेकिन पेंग युवानजेन जिस तरह से चीजों को संभालते हैं, उसे देखते हुए भले ही उन्हें पूरी तरह से यकीन न हो, वे सावधानी से काम लेंगे। इस साल उनका पुनर्निर्वाचन कार्यकाल है, वे लापरवाही नहीं बरत सकते। लिन चेन ने सिर हिलाया। किन शाओसाओ कैसा है? ली जेन ने पूछा। उसका आत्मिक जानवर अभी भी सो रहा है, अब स्तर 31 पर है। लिन चेन शर्मिंदा था। ये सामान्य है, ली जेन ने कहा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल है कि केवल आत्मा भक्षण करने वाली बेल जैसा कोई अनोखा आत्मिक जानवर ही बिना मरे उसका सामना कर सकता है। तब ली जेन ने कहा, उससे पूछो कि क्या वह विकास करना चाहती है, यदि जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए सामग्री तैयार कर सकता हूँ। लिन चेन ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि ली जेन कुछ दबाव का अनुभव कर रही थी। उसने कहा, कोई जल्दी नहीं है, उसका आत्मिक जानवर अभी तक नहीं जागा है। एक बार जब यह एक अच्छी नींव रख देगा तो हम विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ली जेन ने भी सिर हिलाया। वास्तव में यदि किन शाओसाओ की पहचान उजागर हो जाती तो निश्चित रूप से उसके पास धन की कमी नहीं होती। हालांकि इससे बहुत परेशानी आएगी। लिन चेन ने एक उपाय सोचा और कहा, यदि हम तब तक पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो मैं उसे कुछ काम करने के लिए ले जाऊंगा। उसकी क्षमता को देखते हुए वह जो भी काम करेगी उससे उसे हजारों रुपये मिलेंगे। आप चाहते हैं कि उसके स्तर का कोई व्यक्ति काम करे? ली जेन अवाक रह गया। लिन चेन ने जवाब दिया, नई दुनिया में घुलने मिलने के लिए काम करना स्वाभाविक रूप से एक आवश्यक कदम है। शाम को उन्होंने अच्छा खाना खाया और उसके बाद लिन चेन घर चले गए। अगले कुछ दिनों तक लिन चेन बाहर नहीं गया क्योंकि शियाओबाई ने उसे बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से अड़चन का दौर आ गया है। लिन चेन इसके लिए बहुत उत्सुक था। इस बार अगर जियाओबाई अपग्रेड करता है तो वह स्तर 18 तक पहुंच जाएगा, जिससे स्तर 20 के विकास के रास्ते पर केवल 2 स्तर ही रह जाएंगे।
इसके अलावा लिन चेन के अनुमान के अनुसार इस बार जियाओबाई के उन्नयन के बाद उसे अपना स्तर भी 1 से बढ़ाना चाहिए। इस बार आत्मा भक्षण करने वाली बेल ने ज्यादा नींद नहीं ली। जागने पर वह सुस्त थी जब तक कि उसने अपना स्तर नहीं देखा और स्पष्ट रूप से जाग गई। किन शाओसाओ ने इस बार सिर थपथपाना जारी नहीं रखा, बल्कि पहले आत्मा भक्षण करने वाली बेल को प्रशिक्षित किया ताकि एक ठोस आधार तैयार किया जा सके। दाह आत्मा भक्षण करने वाली बेल ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक वह जियाओबाई के छोटे अनुयायी की तरह रहा, जो जियाओबाई के साथ प्रशिक्षण के लिए जाता था। हालांकि आत्मा भक्षण करने वाली बेल ने आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया, भारी कार्यों को करने में असमर्थ थी। इसलिए हर बार जब जियाओबाई गर्म होना शुरू करती तो आत्मा भक्षण करने वाली बेल लेट जाती। मुंह जियाओबाई ने आह भरते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि आत्मा भक्षण करने वाली बेल की कमजोरी संभवतः उसके प्रशिक्षण की कमी के कारण थी। लिन चेन शर्मिंदा था। आत्मा भक्षण करने वाली दाखलता नींव स्थापित करने के लिए एक अलग तरीके का उपयोग करती है। लिन चेन ने कुछ सामग्रियों से परामर्श किया और आत्मा भक्षण बेल की प्रशिक्षण पद्धति को सही किया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लिन चेन ने आत्मा भक्षण करने वाली बेल की कुछ छाल भी देखी और उसे गुप्त रूप से एकत्र कर लिया। 8वें दिन जियाओबाई अंततः स्तर ऊपर उठकर 18वें स्थान पर पहुंच गई। इसका पहला विचार लिन चेन को खींचने का नहीं था, बल्कि आत्मा भक्षण करने वाली बेल को खोजने का था, ताकि ये दिखाया जा सके कि स्तर अप करने का क्या मतलब है। लिन चेन जोर से हंसा, फिर भी जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह भी स्तर 8 पर पहुंच गया। इससे लिटिल फॉक्स बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक बार लिन चेन 2 और स्तरों को अपग्रेड कर लेता है तो वह लिन चेन के साथ एक अनुबंध बनाने में सक्षम हो जाएगा। गू छोटी लोमड़ी जियाओबाई के प्रति बहुत चौकस थी तथा उसे मालिश और पीठ की मालिश की पेशकश कर रही थी। वह जानता था कि लिन चेन को उन्नत करने के लिए वह केवल लिन चेन पर निर्भर नहीं रह सकता, इसके बजाय उसे नियू के प्रयासों पर नजर रखनी होगी। जियाओबाई ने सिर हिलाकर लिटिल फॉक्स को बताया कि वह 20वें स्तर तक पहुंचने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना कर देगा। 10वें दिन जब जियाओबाई लगन से इसकी नींव रख रही थी, लिन चेन ने गिल्ड मशीन से सूचनाएं देखीं। जानवरों के ज्वार की चेतावनी। हाल ही में शहर के बाहर हुई कई गुमशुदगी की घटनाओं के कारण बीस्ट टैमर गिल्ड ने मॉन्स्टर हंटर गिल्ड के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है, फिर भी असली अपराधी का पता नहीं चल पाया है। दोनों संघों द्वारा मूल्यांकन के बाद यह अत्यधिक संभावना है कि दानव जानवर अराजकता पैदा कर रहे हैं। जानवरों के ज्वार के फिर से हमला करने की संभावना को छोड़कर वर्तमान में सटीक निर्णय लेना असंभव है। इसके द्वारा चेतावनी जारी की जा रही है। उम्मीद है कि ज्यूक्सिंग शहर के निवासी बाहरी गतिविधियों को कम करेंगे। अगर शहर छोड़ने की आवश्यकता है तो रिपोर्ट करना या एक साथ यात्रा करना सबसे अच्छा है। हस्ताक्षर बीस्ट टैमर गिल्ड। जानवरों की लहरें आती हैं, नॉर्थ स्टार सिटी गिरती है। लिन चेन ने सोचा, वह इतने सालों से ज्यूक्सिंग शहर में रह रहा था और उसकी याद में जानवरों की ज्वार की आवृत्ति इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों में ये घटनाएं विशेष रूप से लगातार हो रही हैं और उन्हें आश्चर्य है कि क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है। इस बार बीस्ट मास्टर्स ने शहर में तालाबंदी नहीं की, जिसका अर्थ है कि उन्हें संभवतः कोई सबूत नहीं मिला है। लिन चेन के भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद ली जेन हुआंग शियाओटिन को अपने दरवाजे पर ले आया। तुम मुझे सबूत ढूंढने पर मजबूर नहीं करोगे, है ना? लिन चेन ने सूखी खांसी की। भयंकर ज्वार भाटा और ऐसी ही चीजें थीं जिनसे उसे सबसे अधिक डर लगता था। अराजकता के समय में उसके जैसा कोई छोटा सा जीव किसी राहगीर की तरह आसानी से मर सकता है। शुरू में हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर यह मामला नहीं सुलझा तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है, ली जेन ने कहा। मैं आपके लिए कुछ और टीमें तैनात करूंगा और जैसे ही कुछ गड़बड़ लगेगी हम सबसे पहले आपको बाहर निकालेंगे। हुआंग शियातन ने आगे कहा, आमतौर पर जानवरों का ज्वार आने से पहले ही संकेत मिल जाते हैं। हो सकता है कि हम उन्हें हरा न पाएं, लेकिन बच निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये जांच ज्यादा गहरी नहीं होगी, हम बस ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको कुछ सुराग मिल सकते हैं। ठीक है, लिन चेन ने सिर हिलाया और जैसे ही वह मुड़ा उसे अचानक एक विचार आया और उसने कहा, 1 मिनट रुको। लिन चेन दौड़कर कमरे में आया और किन शाओसाओ से बोला, बड़े साहब, अगर आत्मा भक्षण करने वाली बेल की खेती लंबे समय तक इसी तरह की जाए तो ये सर्वोत्तम नहीं है। सर्वोत्तम तरीका तो अभी भी यही है। चलो चलें। किन शाओसाओ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया और सीधे उठ खड़ा हुआ। लिन चेन तुरंत बहुत खुश हो गया।
ऐसे विशेषज्ञ के साथ वह बाघ की मांद में गोता लगाने से नहीं डरता था। लिन चेन को किन शाओ साओ को बाहर लाते देख ली जेन का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह मरने से इतना डरता है। हालांकि अगर किन शाओ साओ जाने को तैयार था तो ये सबसे अच्छा था, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। हुआन शियाओटिन को किन शाओ साओ की पहचान नहीं पता थी, लेकिन ब्लैक माउंटेन सिटी में किन शाओ साओ ने उसे एक बार सोने के लिए रखा था, इसलिए वह जानता था कि वह एक मास्टर थी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे रक्षा तैयारियों का समन्वय करना है, ली जेन ने कहा। आप सब आगे बढ़ें। चूंकि किन शाओ साओ वहां मौजूद थे, इसलिए इतने सारे विशेषज्ञों को भेजने की कोई जरूरत नहीं थी। ली जेन ने उन तीनों को जाने देने का फैसला किया, इससे जरूरत पड़ने पर पीछे हटना आसान हो जाएगा। समय कम था और काम भी भारी था, इसलिए लिन चेन और अन्य लोग एक गेल बीस्ट पर सवार होकर शहर के बाहर उड़ गए। एक दिन की यात्रा के बाद वे अंततः ज्यूक्सिंग शहर से 80 किलोमीटर दूर उतरे। जैसे ही वे नीचे उतरे, लिन चेन ने किन शाओ साओ से कहा, आत्मा भक्षण करने वाली बेल को छोड़ दो और इसे जंगल में घूमने दो। पौधे आत्मा जानवर जंगल से प्यार करते हैं। किन शाओ साओ ने अपना हाथ हिलाया और आत्मा भक्षण करने वाली बेल तुरंत प्रकट हुई। हुआन शियातन ने आत्मा भक्षण करने वाली बेल पर नजर डाली। उसका निचला स्तर देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि शायद ये किन शाओ साओ का नया जानवर होगा, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और जल्दी से काम पर लग गया। उसने लिन चेन से कहा, हम पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन डेथ वॉरियर्स ने हमें रोक दिया और रास्ता भटक गए। लिन चेन ने हुआन शियाओटियन का पीछा किया और वास्तव में कई आत्मा जानवरों की लाशें देखीं। इन आत्मिक जानवरों की रक्त शक्ति बहुत कम थी, स्पष्टतः वे केवल कुछ छोटे जीव थे। जैसा कि हुआन शियातियान ने कहा, आगे के निशान अव्यवस्थित थे क्योंकि यह एक जटिल भूभाग वाली बंजर भूमि थी जिससे निशानों को ढूंढना कठिन था। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मान लीजिए कि आपका अनुमान सही है और वे यहाँ जानकारी इकट्ठा करने आए थे, तो उनका उद्देश्य क्या होगा? लिन चेन ने सवाल पूछा। सामान्यतः किसी विशाल ज्वार के दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने के रोमांच के लिए। दूसरा, भोजन को जब्त करना। ऐसी प्रारंभिक टोही कार्रवाई जो मानव जाति को अचानक हमला करने से पहले सचेत कर दे, दुर्लभ थी। यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है, हुआन शियातियान ने कहा। ऐसा लग रहा है जैसे वे हमें ये तो बताना चाहते हैं कि वे आ रहे हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलने देना चाहते। दोनों के बीच कोई समाधान नहीं निकला। रात को उन्होंने जंगल में कैंप फायर जलाया और बैठ गए। अगले दिन लिन चेन और अन्य लोग आगे बढ़ते हुए बंजर भूमि को पार करते हुए घने जंगल में पहुंच गए। लिन चेन ने नक्शा देखा और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि आगे राष्ट्रीय अनाज गोदाम है। हाँ, हुआन जियाओटियन ने सिर हिलाया। जानवरों को वश में करने वाली दुनिया में भोजन की भारी मांग है, इसलिए साधारण बंजर भूमि उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। दिव्य पशु युग के बाद से 4 प्रमुख व्यापारियों ने खाद्यान्न पर नियंत्रण करने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कीमतें बढ़ाने के लिए सांठगांठ की है। बाद में कैंगलिंग प्राचीन देश ने नीतियां लागू की, जिसके तहत जानवरों को प्रशिक्षित करने वाले संघ ने विभिन्न देशों के मैदानी क्षेत्रों में बंजर भूमि को पुनः प्राप्त करने का कार्यभार संभाला। ऐसे स्थानों में भूमि पर खेती करने में सक्षम हलवाही जानवर सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं। इन श्रमिकों के अलावा बीस्ट टैमर गिल्ड आमतौर पर कर्मचारियों और अनाज की सुरक्षा के लिए कुशल गार्ड भेजता है। हुआन शियाओटिन को इसके बारे में कुछ पता था और उसने लिन चेन को बताया कि इस अनाज गोदाम का नाम शुआंगचेंग अनाज गोदाम है, जो सीधे ज्यूक्सिंग शहर और ब्लैक माउंटेन शहर को आपूर्ति करता है। उद्धरण चिन्ह। चूंकि यह अनाज प्रधान क्षेत्र है, इसलिए बाहरी लोगों का यहां आमतौर पर स्वागत नहीं होता। केवल मासिक शिफ्ट परिवर्तन या खाद्य परिवहन के दौरान ही शहर से संपर्क होता है। हुआन शियातन ने याद करते हुए कहा, मुझे याद है कि इस स्तर के गोदामों की सुरक्षा आमतौर पर स्तर 50 के स्पिरिट बीस्ट द्वारा की जाती है। क्या हम जाकर देख सकते हैं? लिन चेन ने पूछा। यह संभव होना चाहिए। हुआन शियाओटियन ने सिर हिलाया। वे तेजी से पास पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि 2 किलोमीटर के दायरे में भी कोई भी बीस्टमास्टर उन्हें चेतावनी देने नहीं आया। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को दुश्मन के हमलों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए सूचना प्रणाली स्पिरिट बीस्ट से लैस किया जाना चाहिए। हुआन शियाओटियन ने अपने आत्मिक जानवर को खोजबीन के लिए भेजा और उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और चिंतित होकर कहा, कुछ हुआ है। जब लिन चेन और अन्य लोग जल्दी से वहां पहुंचे तो उन्होंने हर जगह विनाश के निशान देखे,
जमीन पर खून के धब्बे थे जो दर्शाता था कि ज्यादा समय नहीं बीता था। हुआंग शियातियान इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इसकी जांच करने के बाद उन्होंने कहा, समय बीस्ट टाइड के समान होना चाहिए। लिन चेन ने सोचा और फिर कहा, क्या ये हो सकता है कि उनका मूल उद्देश्य ज्यूक्सिंग शहर पर हमला करना नहीं, बल्कि इस अनाज गोदाम पर हमला करना है। जब वे अंदर गए तो दंग रह गए। वहां काफी संख्या में मानव हड्डियां थीं और जमीन पर कुछ मवेशियों की खोपड़ियां, गिलहरी की खोपड़ियां भी थीं। ये देखा जा सकता है कि ये जीवन प्रणाली के पशु स्वामी और आत्मिक पशुओं की हड्डियां होनी चाहिए। वे पुनः अन्न भंडार के पास गए और देखा कि वह वास्तव में खाली था। वे वास्तव में अन्न भंडार के लिए आए थे। हुआंग शियाओटियन ने गुस्से से कहा, हम सभी को धोखा दिया गया, यह एक क्लासिक ध्यान भटकाने की रणनीति है। लिन चेन ने शुरू में ऐसा ही सोचा था, लेकिन अचानक उसे हुआंग शियातन के शब्द याद आ गए और उसने कहा, आपने कहा था कि इस जगह की रखवाली कम से कम 50 स्तर का एक आत्मा जानवर करेगा। हाँ, क्या वे कुछ तेज आत्मा जानवरों से लैस होंगे? बेशक वे ऐसा करेंगे। हुआंग शियाओटियन ने सिर हिलाया, फिर अचानक ऊपर देखा। लिन चेन पर उसकी नजर भयभीत हो गई। ये तथ्य कि अभी तक किसी भी शहर को अलार्म सिग्नल नहीं मिला था, ये दर्शाता है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। समस्या ये थी कि यदि आप 50 स्तर के आत्मिक जानवर को मारना चाहते थे और यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई जानकारी लीक न हो, तो राक्षस जानवर का स्तर कम से कम 50 स्तर का होना चाहिए, या इससे भी अधिक। इस अनुमान के अनुसार इस बीस्ट टाइप का स्तर कम से कम 5 से ऊपर है। ये सोचते हुए हुआंग शियाओटिन अब और इंतजार नहीं कर सका और बोला, हमें तुरंत शहर लौटना होगा और उन्हें ये जानकारी देनी होगी। ... लिन चेन भी जानता था कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने राक्षस जानवरों की रक्त रेखा एकत्र करने की भी जहमत नहीं उठाई। वे आंधी जानवर पर सवार होकर शहर की ओर दौड़ पड़े। सबसे नजदीकी शहर ब्लैक माउंटेन सिटी था और ज्यूक्सिंग सिटी उस समय बीस्ट टाइप से बचाव में व्यस्त था, इसलिए यह संभव नहीं था कि वे अन्न भंडार की जांच के लिए किसी को भेज सकें। इसलिए हुआंग शियातन ने ब्लैक माउंटेन सिटी में रिपोर्ट करने का फैसला किया। शहर में प्रवेश करते ही हुआंग शियाओटियन की मुलाकात वू यंग से हुई। उन्होंने हुआंग शियाओटियन और लिन चेन को भी पहचाना और पूछा कि क्या उन्हें सहायता की आवश्यकता है। उसने ज्यूक्सिंग शहर से चेतावनी सूचना भी देखी थी। हुआंग शियाओटियन ने उसे अन्न भंडार के बारे में स्थिति समझाई और यह सुनते ही वू यंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मेरे पीछे आओ। इसके बाद हुआंग शियाओटियन वू यंग के पीछे पीछे जानवरों को वश में करने वाले संघ के पास गया और पूरी घटना का विवरण दिया। लगभग आधे घंटे के बाद एक शानदार टोही दल और एक लड़ाकू दल सीधे अन्न भंडार की ओर रवाना हुए। अप्रत्याशित रूप से रास्ते में हुआंग शियाओटियन की मुलाकात एक परिचित से हुई। कैप्टन हुआंग, आप कहाँ जा रहे हैं? वक्ता ज्यूक्सिंग सिटी की 9वीं मॉन्स्टर गिल्ड टीम के कप्तान थे, जो बड़ी लाइनअप से आकर्षित थे। हुआंग शियातियान ने संक्षेप में स्थिति की व्याख्या की। क्या ऐसा है? 9वीं टीम का कप्तान आश्चर्यचकित था। आपने अभी अभी एक मिशन पूरा किया है और शहर लौट रहे हैं, है ना? हुआंग शियातन ने कहा, कृपया गिल्ड लीडर को सूचित करें और उनसे कहें कि जब आप वापस आए तो बीस्ट टैमर गिल्ड को सूचित करें। ठीक है। 9वीं टीम का कप्तान उत्साहित था और जाने ही वाला था कि उसने कहा, हालात अब वाकई अस्थिर हैं। लौटते हुए मैंने कई शहरों में बीस्ट टाइड्स के बारे में सुना है। हुआंग शियाओटियन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिन चेन ने सुना और चौड़ी पुतलियां बनाकर पूछा, क्या आप गंभीर हैं? 9वीं टीम के कप्तान, जो लिन चेन को भी जानते थे, ने कहा, हाँ, यही मैंने वापस आने पर सुना था। मैं अपना मिशन पूरा करने के बाद कुछ दिन रुकने की योजना बना रहा था, लेकिन गिल्ड मशीन से जानवरों के ज्वार की चेतावनी देखकर मुझे चिंता हुई कि घर पर कुछ हो सकता है, इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे कौन से शहर थे? लिन चेन ने पूछा। वे सभी छोटे शहर हैं, मुझे सोचने दो। 9वीं टीम के कप्तान ने उन्हें एक एक करके सूचीबद्ध किया। हुआंग शियाओटियन चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा क्योंकि वह जानता था कि लिन चेन ने कुछ खोज लिया होगा। 9वीं टीम के कप्तान ने कहा, ये कुछ ही होने चाहिए। लिन चेन ने अपनी उंगलियों से जियाओबाई की पीठ पर हल्के से थपथपाया और जियाओबाई को मजा आ रहा था। अचानक लिन चेन चिल्लाया, शायद हमारा शुरुआती ख्याल सही था। हुआंग शियातन स्तब्ध रह गया। लिन चेन ने घबराई हुई शियाओबाई को सीधे जानवरों को वश में करने वाले स्थान में ले जाकर हुआंग शियातन से कहा, चलो जल्दी से शहर लौटते हैं। ठीक है, ठीक है।
हुआंग शियाओटिन ने जल्दी से गेल बीस्ट को बुलाया और ब्लैक माउंटेन सिटी से आए टोही दल के नेता से कुछ शब्द कहे, फिर तुरंत वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वे लगभग 10 किलोमीटर उड़े, उनके हाथों में मौजूद गिल्ड मशीन एक साथ कंपन करने लगी और गहरे लाल रंग का पाठ प्रदर्शित करने लगी। समन, लिन चेन और उसके साथी तुरंत तनावग्रस्त हो गए। ये शहर में लॉकडाउन का नोटिस नहीं था, यह एक सम्मन था। बीस्ट टाइड के लिए कई चेतावनी विधियां हैं। सबसे पहले एक चेतावनी, दूसरा शहर में लॉकडाउन, तीसरा ध्यान दें ... लेकिन एक बहुत ही विशेष प्रकार है, अर्थात एक सम्मन। ये स्थिति उच्चतम स्तर की होती है जो केवल तब जारी की जाती है जब किसी शहर की रक्षा विफल हो जाती है और शहर गिर जाता है। लिन चेन और उसके साथियों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। वह जानता था कि कुछ हुआ है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अचानक, इतनी तेजी से होगा। वे केवल एक दिन के लिए बाहर थे और शहर पहले ही गिर गया था। समन, ज्योग्सिंग शहर एक बड़े पैमाने पर जानवरों के ज्वार के हमले का सामना कर रहा है। शहर वर्तमान में जानवरों के कारण अराजकता में है। सभी शहर के जानवरों के मालिकों से शहर की रक्षा में शामिल होने का आह्वान किया जा रहा है। सभी प्रमुख परिवारों और सेनाओं को युद्ध में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, मिलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हस्ताक्षर, बीस्ट टैमर गिल्ड। बिना किसी विलंब के संक्षिप्तता। हुआंग शियाओटिन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने तुरंत अपने बगल में बैठे 9वें दल के कप्तान से कहा, डोंट, आप वापस मत जाओ, तुरंत ब्लैक माउंटेन सिटी जाओ और राष्ट्रपति वू यंग से लोगों को सहायता के लिए बुलाओ। जरूर, आप लोगों का क्या हाल है? 9वीं टीम के कप्तान ने पूछा। हम पहले वापस जाकर कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे। नहीं, वापस जाना अपनी जान जोखिम में डालने के समान है, 9वीं टीम के कप्तान ने कहा। यदि वे इतने कम समय में ज्योग्सिंग शहर को नष्ट कर सकते हैं, तो ये कम से कम स्तर 6 बीस्ट टाइड होना चाहिए। वह भी चिंतित था, क्योंकि उसका परिवार शहर में था। लेकिन अब प्राथमिकता सुदृढ़ीकरण खोजने की थी। स्तर 6 बीस्ट टाइड कितना भयानक है, इस पर विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि 9वीं टीम के कप्तान को भी संदेह था कि ब्लैक माउंटेन सिटी की मदद से वे इस बीस्ट टाइड का सामना नहीं कर पाएंगे। आप पहले जाइए, हुआंग शियाओटिन ने कहा। ठीक है। 9वीं टीम के कप्तान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से चले गए। हुआंग शियातियान ने भी गेल बीस्ट को शहर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उसने ज्योग्सिंग शहर का नक्शा निकालते हुए कहा, हमें ब्लैक माउंटेन सिटी की सहायता के लिए जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। एक पल की खामोशी के बाद हुआंग शियातन ने लिन चेन की ओर देखा और कहा, बेहतर होगा कि तुम उतर जाओ। हम अन्न भंडार के पास हैं, तुम जाकर उन्हें ढूंढ सकते हो। लिन चेन की ताकत बहुत कमजोर थी। हालांकि वह अपने साथियों के बीच ताकतवर था, लेकिन बीस्ट टाइड में वह सचमुच शेरों के सामने खुद को झोंक रहा था। लेकिन लिन चेन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ किन शाओसाओ को देखा और कहा, वरिष्ठ, क्या आप? उसकी निगाहें और आवाज उत्सुकता से भरी थी। वह जानता था कि अब केवल किन शाओसाओ ही इस शहर को बचा सकता है। यद्यपि लिन चेन का यहाँ कोई परिवार नहीं था, फिर भी उसने यहाँ बिताए समय में कई दोस्त बना लिए थे। इसके अलावा उसे ये शहर बहुत पसंद था, चाहे वह कितना भी छोटा और टूटा फूटा क्यों न हो। ठीक है, किन शाओसाओ ने सिर हिलाया। वह, जो आमतौर पर उदासीन रहती थी, ज्योग्सिंग शहर की दुर्दशा के बारे में सुनकर उसके दिल में हल्की हलचल महसूस हुई। वह जानती थी, ये लिन चेन की दलील से नहीं था। किन शाओसाओ को सहमत होते देख लिन चेन ने राहत की सांस ली और हुआंग शियातन की ओर मुड़ा। चलो सीधे चलते हैं। सीधे। हुआंग शियाओटिन ने घबराहट में गला साफ किया, ये सोचते हुए कि क्या लिन चेन को पता था कि वह क्या कह रहा था। प्रतिद्वंद्वी संभवतः 60 स्तर से अधिक का महान दानव था। फिर भी लिन चेन ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं मरने से तुमसे ज्यादा डरता हूं। और समय नहीं है... ज्योग्सिंग सिटी, ये कभी शांत छोटा शहर एक प्रलय के दिन की तरह आपस में गर्जना और चीख पुकार कर रहा था। एक विशालकाय राक्षस 2 मंजिला इमारतों जितना ऊंचा, हर भारी कदम से जमीन कांप उठती थी। उसके मोटे पंजे बेतरतीब ढंग से लोगों को हवा में उछालते, जो मारे जाते हवा में खून की लकीरों में बदल जाते और जमीन पर गिरकर तुरंत खामोश हो जाते। सड़कों पर खून बेरोकटोक बह रहा था, जो गहरे लाल रंग की छोटी छोटी धाराओं में बह रहा था। लोग सभी दिशाओं में भाग गए, क्योंकि वे जानवर के पीछा से बच नहीं पाए। कुछ जानवरों ने भयंकर लपटें उगल दी, जिससे उनके रास्ते में पड़ने वाले घर जल उठे। अनगिनत लोग उस भीषण नरक में संघर्ष कर रहे थे। अज्ञात समय के बाद अंततः कोई व्यक्ति वहां पहुंचा।
ली जेन मॉन्स्टर हंटर्स के सदस्यों के साथ खून से लथपथ हो गए। उसने अपने सभी आत्मिक प्राणियों को बुलाया तथा लगातार भीड़ पर हमला करते हुए ज्यूक्सिंग शहर के निवासियों को बचाने का प्रयास किया। उनकी भागीदारी को देखकर अंततः युद्ध का मैदान शांत होने लगा। पीछा मत करो, पहले लोगों को बचाओ, ली जेन जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अग्रिम पंक्ति में एक विसंगति घटित हुई, क्योंकि 65 स्तर का एक ब्लैक बियर स्पिरिट प्रकट हुआ, जिसने अपनी उपस्थिति से ली जेन के स्पिरिट बीस्ट को नीचे गिरा दिया। ली जेन का स्पिरिट बीस्ट अधिकतम स्तर 50 पर है। स्तर 60 से ऊपर अचानक प्रकट होने वाले महान दानव का सामना करते हुए ये पूरी तरह से अजेय है। यहां तक कि जब उसका 3 सिर वाला आत्मा जानवर एक साथ प्रकट हुआ, तब भी वह इस राक्षस जानवर का सामना नहीं कर सका। एक के बाद एक आत्मा जानवरों को गिरते हुए देखकर ली जेन को अंततः एहसास हुआ कि यह जानवर ज्वार कुछ ऐसा नहीं था जिसका वे ज्यूक्सिंग शहर में विरोध कर सकते थे। ये लेवल 6 बीस्ट टाइड था। उनसे निपटने के बाद काले भालू की आत्मा ने उनके आत्मिक जानवरों को नहीं मारा, बल्कि कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ी। ली जेन और बाकी लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही एक भालू का पंजा घूम गया और ली जेन और बाकी लोग तुरंत बेहोश हो गए। जब ली जेन को होश आया तो उसने खुद को पेड़ की लताओं से बंधा हुआ पाया। उसके सामने एक वृक्ष दानव स्तर 65 था। आगे देखने पर पता चला कि उन्हें पकड़ने वाली काली भालू आत्मा भी वहां मौजूद थी, साथ ही स्तर 60 से ऊपर के कई अन्य महान राक्षस भी वहां मौजूद थे। ली जेन का चेहरा गंभीर लग रहा था। ऐसे स्तर के महान दानव भले ही ज्यूक्सिंग सिटी और ब्लैक माउंटेन सिटी सेना में शामिल हो जाएं, वे विरोध नहीं कर सकते थे। ये बीस्ट टैमर गिल्ड का स्थल है जहां ली जेन के अलावा अन्य लोग भी थे, उदाहरण के लिए निंगे, ली गाओ। साथ ही इन परिवारों के बुजुर्ग भी। उनके बुजुर्ग भी कमजोर नहीं थे, कुछ के पास तो 60 स्तर से भी अधिक के आत्मा जानवर थे। उदाहरण के लिए निंग परिवार के पूर्वज ने स्पिरिट बीस्ट के साथ वृक्ष दानव के खिलाफ कई राउंड लड़ाई लड़ी लेकिन फिर भी हार गए। तो ज्यूक्सिंग शहर की प्रमुख सेनाएं इस राक्षसी ज्वार में अनिवार्य रूप से नष्ट हो गईं। नहीं, एक और गुट है, 9 स्टार इंस्टीट्यूट। ली जेन को एहसास हुआ कि 9 स्टार इंस्टीट्यूट का कोई भी प्रशिक्षक यहाँ नहीं था, न ही तांग जुएहाई। इससे ली जेन को इन राक्षस जानवरों के इरादों के बारे में गहराई से सोचना पड़ा। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया लेकिन मारा नहीं। ऐसा क्यों? जब ली जेन विचार कर रहे थे, अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई दी। आप में से मॉन्स्टर हंटर गिल्ड का अध्यक्ष कौन है? सब हैरान थे। अगर कोई राक्षस इंसानी भाषा बोल सकता है तो उसका स्तर 60 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह एक झूठा अलार्म था, क्योंकि वक्ता एक राक्षस जानवर था जो मानव भाषण करने में सक्षम था। इसका प्रोटोटाइप तोता आत्मा था। तोता आत्मा काले भालू आत्मा के सिर पर खड़ी होकर सभी को देख रही थी। अन्य लोग यह नहीं जानते थे कि वे ली जेन को क्यों ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका इरादा ली जेन को उजागर करने का नहीं था। लेकिन स्वाभाविक रूप से ली जेन निडर थे। उन्होंने अपना रुख बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और कहा, मैं हूं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ब्लैक बियर स्पिरिट ने अपना पंजा घुमाया और ली जेन को तुरंत दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। अपने बाएं हाथ को फिर से देखने पर पता चला कि वह पहले से ही काले भालू की आत्मा द्वारा काटा जा चुका था। घाव से गाढ़ा खून बाढ़ की तरह बह रहा था, हवा में चौंकाने वाले चाप बना रहा था और फिर दीवार पर जोर से टूट गया। खून की तेज गंध से सभी लोग हैरान रह गए। आह! यहां तक कि ली जेन जैसा मजबूत व्यक्ति भी कटे हुए हाथ के दर्द के कारण चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। काले भालू की आत्मा ली जेन के पास आई, सीधे उसके कटे हुए हाथ को पकड़ लिया और काट लिया। जब सभी को लगा कि यह ली जेन को मार देगा, तो उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं हुआ। ली जेन की चेतना धुंधली होने लगी, अंततः सहन करने में असमर्थ होकर वह गिर पड़ा। इस समय निंग्ये खड़ा हुआ। एक राक्षस जानवर ने निंग्ये को अमित्रता से देखा, लेकिन उसने निडरता से कहा, यदि आप उसे मारना नहीं चाहते हैं तो मुझे उसका खून बहना बंद करने दें। यदि आप उसे मारना चाहते हैं तो मैं खुद कर दूंगा। जब निंग्ये ने ये कहा तो उसका स्वर अत्यंत डरावना था। यद्यपि वह और ली जेन एक दूसरे से बहुत करीब से परिचित नहीं थे, फिर भी वह जानते थे कि ली जेन ने ज्यूक्सिंग शहर के लिए बहुत कुछ दिया है। ऐसे व्यक्ति को रक्त की कमी के कारण पीड़ा से नहीं मरना चाहिए। काले भालू की आत्मा ने आश्चर्यजनक रूप से सिर हिलाया और पास में मौजूद दानव जानवर ने अंततः हार मान ली। निंग ये जल्दी से ली जेन के पास दौड़ी और निंग परिवार के एक बुजुर्ग की मदद से ली जेन के रक्तस्राव को रोकना शुरू कर दिया। घाव का इलाज होने के बाद ली जेन की सांसें अंततः शांत हो गईं।
निंग ये ने ब्लैक बेयर स्पिरिट को देखा और कहा, आप क्या चाहते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं। काले भालू की आत्मा ने निंग ये को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बातूनी तोता आत्मा ने कहा, आप हमारे साथ सौदा करने वाले कौन हैं? ये सुनकर निंग ये ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह बीस्ट टाइड उतना सरल नहीं था जितना कि उसने कल्पना की थी। केवल उनका उद्देश्य अभी भी उलझन भरा था। ... जब लिन चेन और अन्य लोग शहर के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने द्वार पर खून के धब्बे देखे। शहर का द्वार खुला था, कोई भी पशु स्वामी बचाव नहीं कर रहा था। सचमुच गिर गया। लिन चेन और हुआंग शियाओटियन को यह एहसास हुआ कि हालात उनकी कल्पना से भी अधिक गंभीर थे। तीनों शहर के द्वार की ओर चले गए। हुआंग शियातन ने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन द्वार की रक्षा करने वाले कोई राक्षस जानवर नहीं थे, इसलिए वे आसानी से शहर में प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करने पर अंदर का दृश्य देखकर वे शांत नहीं रह सके। शहर ऐसा था जैसे कोई बंजर भूमि हो जहां पर ग्रिम रीपा आया हो। सड़कें खून से सनी हुई थीं, गाढ़ा खून गहरे लाल रंग के तालाबों में जमा हो गया था, जिससे सूर्य की रोशनी में उल्टी जैसी गंध आ रही थी। हर जगह शव बिखरे पड़े थे, कुछ मानव, कुछ आत्मिक जानवर और कुछ राक्षस जानवर। कुछ मानव शव अधूरे थे, कुछ के शरीर का आधा हिस्सा फटा हुआ था और कुछ के सिर गायब थे, उनका कोई निशान नहीं था। उनके पैर पहले से ही खून से सने हुए थे। धत्तेरी की। हुआंग शियाओटियन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुर्राया, पहले गिल्ड की ओर चलो। लिन चेन ने भी अपने दिल में गुस्से को दबा लिया। जानवरों की लहरें युद्ध की तरह हैं, एक बार असफल होने पर कई लोग मर जाएंगे। यह तो शहर के किनारे का दृश्य था, अंदर कितना भयावह दृश्य था यह अज्ञात है। आगे बढ़ते हुए हुआंग शियाओटियन और लिन चेन ने चारों ओर सतर्क नजर रखी। किन शाओ साओ हमेशा पास में ही था, कुछ सोच रहा था। किन शाओ साओ रुक गया। क्या हुआ? लिन चेन ने पूछा। गिल्ड ज्यादा दूर नहीं था, मैं रोने की आवाज सुन रहा हूं, किन शाओ साओ ने कहा। हुआंग शियाओटियन और लिन चेन ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। फिर किन शाओ साओ एक घर की ओर चला और एक कांपती हुई छोटी लड़की को देखा। उसके बगल में एक राक्षस जानवर उसे चिढ़ा रहा था। छोटी लड़की इतनी डर गई कि वह खून के गड्ढे में गिर गई और भीग गई। हरामी। हुआंग शियाओटियन क्रोधित हो गया और आगे बढ़ा, लेकिन इस समय अप्रत्याशित रूप से एक सफेद हाथ ने उसे रोक दिया। आश्चर्यचकित होकर उसने मुड़कर देखा कि यह लिन चेन नहीं बल्कि किन शाओ साओ था। तुम? हुआंग शियाओटियन हैरान था। हालांकि लिन चेन ने किन शाओ साओ को देखा और घबराहट से निगल लिया। अब किन शाओ साओ की आध्यात्मिक शक्ति फैलने लगी, वह इस मजबूत आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। अंधेरा, वध, निर्दयता... लिन चेन जानता था कि किन शाओ साओ के मन में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को अब दबाया नहीं जा सकता। वरिष्ठ। लिन चेन ने उसे जगाने की उम्मीद में जल्दी से पुकारा, लेकिन किन शाओ साओ ने उसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। राक्षस जानवर ने आवाज सुनी, पीछे मुड़ा, पहले तो चौंका, फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, क्या एक और मरने आ रहा है? ये कहते हुए राक्षस जानवर ने अपने नुकीले दांत खोले और किन शाओ साओ पर हमला किया। हुआंग शियाओटियन ने एक आत्मिक जानवर को बुलाने का इरादा किया, लेकिन एक भयानक दृश्य देखा। किन शाओ साओ गतिहीन रहा और दानव जानवर अचानक अपने घुटनों पर गिर गया, खून की उल्टी करने लगा। उसकी पुतलियां अंडों की तरह चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से किन शाओ साओ को देखने लगा। पीछे आत्मा भक्षण करने वाली बेल ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह जानता था कि उसका पशु स्वामी शक्तिशाली है, लेकिन इस बेतुके स्तर तक नहीं। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एक स्तर 40 दानव जानवर था। हुआंग शियाओटियन भी इसी तरह चौंक गया और लिन चेन की ओर देखते हुए पूछा, वह? लिन चेन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन किन शाओ साओ को देखा, फिर अचानक समझ गया। यद्यपि किन शाओ साओ के शरीर ने उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, लेकिन उसने 101 युवा वाहिनी की गर्मजोशी और धार्मिकता को भी अवशोषित कर लिया था। बीस्ट टाइड के आगमन से ऊर्जा का ये भाग पुनः प्रज्वलित हो गया। वाह 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 वाह! छोटी लड़की दिल तोड़कर रोई। किन शाओ साओ उसके पास आया, उसके चेहरे से खून पोंछा और धीरे से कहा, अब और आंसू नहीं। बहन, माँ और पिताजी, वे... किन शाओ साओ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ हिलाया और लड़की सो गई। किन शाओ साओ ने मुड़कर लड़की को आत्मा भक्षण करने वाली बेल को सौंप दिया, फिर लिन चेन से कहा, चलो चले। शांत स्वर के नीचे क्रोध पूरी हवा में फैल रहा था।